हेलो दोस्तों, आज हम साइंस का वो बनाएंगे पाठ्य योजना। ये पाठ्य योजना संख्या आप जितना रहेगा वहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर आप अपने कॉलेज का नाम लिखिएगा। फिर आपको 6 से 7 कॉलम बनाने होते हैं। आप जिस कॉलेज में जाएंगे पढ़ाने वहाँ पे बनाना रहता है, जैसे कौन से डेट में पढ़ा रहे हैं, किस क्लास में पढ़ा रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, किस सेक्शन में पढ़ा रहे हैं, कौन सा चक्र है। चक्र का मतलब होता है कि बेल, कौन से बेल में पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड या इंटरवल के बाद। फिर अवधि यानी कि कितने मिनट पढ़ाते हैं। फिर प्रकरण यानी कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे। दोस्तों, आज हम लेसन प्लानिंग बनाना आपको सिखाएंगे, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में भी मैंने सिखाया है आपको। फिर देखिए, इसमें 2 उद्देश्य होते हैं, एक सामान्य एक विशिष्ट। सामान्य उद्देश्य तो हर सब्जेक्ट का सामान्य होता है, जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट का लेंगे तो कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। और विशिष्ट में क्या होता है, चैप्टर वाइज उद्देश्य होता है। तो देखिए, छात्र क्या करेंगे, विज्ञान के एक विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करेंगे, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न होगा, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास होगा, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास होगा, छात्रों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना। तो देखिए, ये विज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं। ऐसे मैथ के भी होते हैं। आप एक बार उद्देश्य समझ जाए तो आप कहीं पे भी बना के लिख लेंगे। ये 10 नंबर का आपके एग्जाम में भी आता है। फिर होता है विशिष्ट उद्देश्य, इसमें होता है ज्ञानात्मक, बोधात्मक, क्रियात्मक। तो देखिए, ज्ञानात्मक में क्या होता है, छात्र, आज हम किसके बारे में पढ़ा रहे हैं, प्रकाश के बारे में, तो प्रकाश के बारे में जानेंगे, पहचानेंगे। ज्ञानात्मक में ज्ञान अर्जन करेंगे। तो देखिए, छात्र प्रकाश के बारे में ज्ञान कर सकेंगे। फिर छात्र प्रकाश के स्रोतों की ज्ञान कर सकेंगे। मेन एक ही होता है, बस 2 बिंदु लिखने होते तो बना के कुछ भी लिख दीजिए। और बोधात्मक में क्या होता है, व्याख्या करना। छात्र प्रकाश के नियमों की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र प्रकाश के बारे में समझ सकेंगे। फिर आता है क्रियात्मक। तो आप यहाँ पे क्रियात्मक देखेंगे, छात्र प्रकाश से संबंधित ज्ञान का जीवन में उपयोग कर सकेंगे। आपको पता चला, ज्ञानात्मक में ज्ञान अर्जन करेंगे, बोधात्मक में व्याख्या करेंगे, और क्रियात्मक में डेली लाइफ में यूज करेंगे। फिर आती है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में वैसे लोग चॉक डस्टर भी लिखते हैं, पर आप चॉक डस्टर मत लिखिएगा, क्योंकि सहायक सामग्री में होता है टीचर अपने साथ क्या लाया। तो जैसे टीचर अपने साथ एक चार्ट पेपर लाया या कुछ लाया एक्स्ट्रा, तो वो लिखा जाता है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम का चार्ट पेपर। तो फिर आता है पूर्व ज्ञान, यानी बच्चे को पहले से कुछ नॉलेज है या नहीं है। अगर बच्चे को पहले से कुछ नॉलेज है तो उसके बारे में लिख देंगे कि बच्चे को प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी है। हर टॉपिक में कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड बच्चे को कुछ ना कुछ जानकारी होती है। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न। ये 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे बच्चे को लगे कि हाँ, टॉपिक ईजी है। बच्चे को कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए सब किया जाता है। तो कहेंगे बच्चों से, जब घर में लाइट चली जाती है तो हम क्या करते हैं, क्या होता है, तो बोलेगा बच्चा अंधेरा होता है। अंधेरा को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, तो बोलेगा टार्च जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, कोई कुछ बोलेगा। टार्च जलाने पर क्या होता है, बोलेगा प्रकाश। प्रकाश को हम विज्ञान की भाषा में किस प्रकार परिभाषित करेंगे, बच्चा यहाँ पे नहीं बता पाएगा, समस्यात्मक या निरुत्तर हो जाएगा। तो ये उद्देश्य कथन लिखते हैं। तो उद्देश्य कथन में बोलते हुए लिखते हैं, बच्चों आज हम प्रकाश का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। यहाँ पे लिखेंगे शिक्षण बिंदु, यहाँ छात्राध्यापिका कथन, यहाँ विद्यार्थी क्रिया, यहाँ श्यामपट लेखन। तो पहले हम विकासात्मक प्रश्न लेते हैं। पूछेंगे सूरज की रोशनी से हमें क्या प्राप्त होती है, तो बच्चा बोलेगा प्रकाश। अब बच्चे को पता है प्रकाश के बारे में पढ़ना है। तो प्रकाश के स्रोत के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे को नहीं पता है, समस्यात्मक हो गया। तो फिर बच्चे को हम बताएंगे, बच्चों प्रकाश का ऊर्जा, पहले प्रकाश के बारे में बताएंगे। बच्चों, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। ऐसे स्रोत जिनसे प्रकाश निकलती है या 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होती है, एक कृत्रिम होती है। प्राकृतिक में एग्जाम्पल देंगे सूरज का, कृत्रिम में देंगे कैंडल का यानी मोमबत्ती का। जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम प्रदीप्त कहते हैं, और जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें अप्रदीप्त करें। एग्जाम्पल देंगे कैंडल का, इसका एग्जाम्पल दे देंगे दीवार, मेज, कुर्सी, कुछ भी। अब बच्चे को इतना पढ़ा दिए। अब इतना पढ़ाने के बाद हम बच्चे से कुछ क्वेश्चन करेंगे कि जो पढ़ाया वो बच्चे को समझ में आया या नहीं आया है। तो फिर जो क्वेश्चन पूछते हैं उन्हें बोधात्मक प्रश्न कहते हैं। तो पूछेंगे प्रकाश के स्रोत के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चा बताएगा सूरज, कैंडल। फिर अप्रदीप्त वस्तुओं के उदाहरण बताइए, जैसे प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं, तो बताएगा सूरज, कैंडल। अभी बच्चे को बताए नहीं है, फिर बताएंगे अप्रदीप्त वस्तुओं के उदाहरण दीजिए, तो बताएगा मेज, कुर्सी आदि। फिर प्रश्न तीसरा आता है प्रावर्तन के नियम। तो बच्चे को नहीं पता, वो समस्यात्मक हो जाएगा। तो हम प्रावर्तन के नियम उसको बताएंगे। तो प्रावर्तन किसी वस्तु से टकराकर, ऐसे आप एग्जाम यहाँ पे
एक दो एग्जाम्पल दे दीजिएगा, इसे सैंपल लिख दीजिएगा। किसी वस्तु से टकरा कर पुनः उसी बिंदु में वापस आने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिस बिंदु पे गिरता है ऐसे आप बता दीजिएगा कुछ। आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये सब आप बता दीजिएगा बच्चे को, क्योंकि आपको ये बताना जरूरी है। अगर बच्चा 8th में पढ़ चुका है तो 9th में डायरेक्ट नियम बताइएगा। तो आप प्रथम नियम क्या होगा तो बताएंगे, जब आपतन कोण कौन है, परावर्तन कोण कौन है, तब बच्चा बता पाएगा। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो बताएंगे जब ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर पूछेगा कितने नियम होते हैं, फिर एक बताएंगे विसरित, एक बताएंगे नियमित। फिर आता है बोधात्मक प्रश्न। फिर जो ये पढ़ाएं आप यहाँ से उसको क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए परावर्तन के कितने नियम होते हैं तो बच्चे को बताए हैं। तो अगर बच्चा समझ में आया होगा आपका पढ़ाई तो बच्चा बता ले जाएगा 2। क्या दर्पण में परावर्तन होता है, तो आपने अगर बच्चे को बताया तो हाँ, विकासात्मक प्रश्न। फिर हम एक प्रश्न करेंगे, दर्पण में कौन सा परावर्तन होता है। फिर दूसरा, आँख की संरचना, देखिए वो बता ले जाएगा, नियमित परावर्तन। फिर आँख की संरचना कैसी होती है, फिर समस्यात्मक हो जाएगा, क्योंकि ये क्लास 8th का है तो आपको परावर्तन में इतना ही पढ़ाना। फिर आपके आई आ जाता है, उसके बाद आई वाला टॉपिक पढ़ाना रहता है NCERT में। तो फिर आँख की संरचना की व्याख्या करेंगे कि बच्चों आँख, लेंस, रेटिना, जो भी हो आप आराम से पढ़ाते चले जाएंगे। पेशी, पुतली, आपको एकदम डीपली से उसको बताना पड़ेगा कि क्या होता है, जैसा कि आपने क्लास 9, 10th में भी पढ़ा, 10th में पढ़ा होगा और 8th में भी पढ़ा होगा। देखिए लेंस हमेशा आँख पर पड़ने वाली किरणों को रेटिना तक पहुंचाने का काम करती है। फिर रेटिना किसी वस्तु को उसके आकार, आकृति को देखने में मदद करती है। आपने बता दिया बच्चे को रेटिना का यूज़ क्या है। फिर पुतली का यूज क्या है। जब आप पढ़ाएंगे तो आप अलग से एक एक टॉपिक दिखाएंगे। यहाँ पे तो एक लेसन प्लानिंग बनाना है तो ऐसे लिख दिया जाता है। पुतली आँख में आने वाली रोशनी को नियंत्रित रखती है। तो आप पूछ सकते हैं बच्चे से पुतली क्या है, रेटिना क्या है, तो बच्चा बता ले जाएगा। तो आँख के लेंस को संतुलित रखने का काम कौन करता है, पेशी करता है, जैसे कि पिछले उसमें बताया है। तो फिर हमारे आँख में आने वाली रोशनी को नियंत्रित कौन करता है, अभी आपको बताएं, पुतली करता है। तो बच्चा अगर आपसे सही से पढ़ा होगा तो बता ले जाएगा। फिर आपने एक दिन में 3 टॉपिक पढ़ा दिया। फिर आप यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी बच्चे से आप सारे टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे बच्चे को समझ में आया कि नहीं। फिर बच्चे को होमवर्क दे देंगे। फिर आपका काम, आपका एक लेसन प्लानिंग खत्म हो जाएगा। थैंक यू।